नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम अब आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने के लिए, उनकी कंप्लीट लिस्ट की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 यानी कि लेवल प्रथम और लेवल सेकंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है वो आपको चाहिए होगी। जो ऑनलाइन आवेदन किया था विस्तृत आवेदन, उसकी प्रति आपको चाहिए होगी। आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो आपको इसमें लगने वाली है। माध्यमिक परीक्षा यानी कि 10th की आपकी जो मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी। अब कुछ स्टूडेंट की हो सकता है कि 10th की जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है वो एक साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक ही अगर साथ हैं तो आपको वो एक ही फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। वहीं जो 12th की मार्कशीट है और जो प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और जो 12th में आपके जो नंबर आए थे वो कितने में से नंबर आए थे और कितने नंबर आए थे और प्रतिशत, यानी कि जैसे आपके 650 में से नंबर आए थे तो कितने नंबर जैसे आए थे और कितने बाद में परसेंटेज बने थे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरीके से ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष या फिर सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो भी आपने मार्कशीट प्राप्त की है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी। और 8वां कॉलम दे रखा है ग्रेजुएशन में समस्त, यानी कि तीनों साल में जो कितने में से नंबर आए थे और तीनों साल कितने नंबर आए हैं, यानी कि फाइनल की आपकी जो मार्कशीट है उसमें कितने परसेंटेज आपने ग्रेजुएशन में प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अगला देखिए, ग्रेजुएशन में ऐच्छिक विषय यानी ग्रेजुएशन में कौन कौन से विषय आपने लिए थे वो 3 विषय आपको यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के समकक्ष आपने कोई और डिग्री ली है तो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है वो आपके यहाँ पर लगने वाली है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर का पेपर हुआ था, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल आपको परसेंटेज कितने प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। वहीं बात करें अध्यापक लेवल प्रथम यानी कि लेवल फर्स्ट वालों के लिए है ये, जो उन्होंने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, उनके लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति यानी कि आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई थी रीट 2022 में, उसकी जो सर्टिफिकेट आपका आया था उसकी सत्यापित प्रमाणित प्रति आपको यहाँ पर लगानी है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों स्तरों के लिए जो प्रमाण पत्र है उसकी प्रति आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय में कितने प्राप्तांक आपने प्राप्त किए हैं वो एंटर करने पड़ेंगे और कितने परसेंटेज आपके बने थे वो एंटर करने पड़ेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में कौन कौन से विषय आपने चुने थे, जैसे भाषा प्रथम अगर आपने हिंदी चूज़ की थी तो वो आपको एंटर करनी है। भाषा सेकंड अगर आपने संस्कृत या फिर इंग्लिश चूज़ की थी, यानी जो भी आपने भाषा प्रथम और भाषा सेकंड चूज़ की थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए जो डीएलएड या बीएलएड है उसमें प्रवेश तिथि यानी कि आपने बीएसटीसी में प्रवेश कब लिया था, कौन सी तिथि को प्रवेश लिया था, वो आपको यहाँ पर तिथि एंटर करनी पड़ेगी। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल जो बीएसटीसी किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और आगे जो कॉलम दे रखा है लेवल प्रथम में जो स्पेशल बीएसटीसी है, उन्होंने स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश कब लिया था उनके लिए यहाँ पर प्रवेश तिथि बढ़नी पड़ेगी। अध्यापक लेवल द्वितीय में सामान्य शिक्षा के लिए जो भी बीएड किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए है भी। तो देखिए, बीएड किए हुए जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने बीएड में प्रवेश कौन सी तिथि को लिया था, तो देखिए आपने जब भी बीएड कॉलेज में आपने प्रवेश लिया था तो उन्होंने एक स्लिप दी थी, उस स्लिप के ऊपर ये डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन की हुई मिल जाएगी। तो वहाँ से देख कर ये डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर उसी तरीके से देखिए, लेवल सेकंड में जो विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल बीएड किए हुए जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कॉलम है। जो भी कैंडिडेट स्पेशल बीएड की है उन्होंने कौन सी तिथि को स्पेशल बीएड में प्रवेश लिया था ये उनके लिए है, वो यहाँ पर आपको एंटर डेट करनी पड़ेगी। अब सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि हमने स्पेशल बीएड नहीं किया है, तो जो कैंडिडेट जिन्होंने स्पेशल बीएड नहीं किया है उनको ये कॉलम खाली छोड़ना है। जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी नहीं किया है, जिन्होंने स्पेशल बीएड नहीं कर रखा है उनके लिए ये दोनों कॉलम खाली हैं। ये कॉलम सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पर पात्र हैं जिस योग्यता के लिए, तो वो सारे कॉलम इस चेकलिस्ट में दे रखे हैं। तो जिसका भी योग्यता का प्रमाण पत्र आता है वो एक बार अपने प्रमाण पत्र को अच्छी तरीके से देख ले। देखिए, विशेष शिक्षा यानी कि जो स्पेशल बीएड होती है वो आपकी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा ये स्पेशल बीएड करवाई जाती है, तो उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी जिस तरीके से आपका बीएड का सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र, उसी तरीके से
ये भारतीय पुनर्वास परिषद है जो कि स्पेशल बीएड करवाती है, उसका प्रमाण पत्र जारी करता है। तो वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर पंजीकरण की जो संख्या है वो लगानी पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र की अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अनुसूचित क्षेत्र में सदभाषी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल प्रमाण पत्र, यानी जो भी 80 कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए ये यहाँ पर दे रखा है। जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र की जारी इनकम या असेट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो मतलब फर्स्ट ग्रेड के जो भी अध्यापक होते हैं उनके द्वारा एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का अगर कोई अभ्यर्थी है तो उनके द्वारा अटेस्टेड किया हुआ जारी किया हुआ यहाँ पर आपको ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, यानी जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, SC ST कैंडिडेट, शहरिया जनजाति से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, या तो आवेदन तिथि से 6 माह तक, या फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये नया रूल भी जारी कर दिया था आवेदन तिथि वाला हटाकर बाद में जैसे रिजल्ट आता है उससे 6 महीने पहले का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर चल सकता है। लेकिन अगर 6 महीने पहले का अगर आपको पास में प्रमाण पत्र है तो आपको एक और शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आवेदन तिथि से 6 महीने पुराना नहीं है, हमारा जो शपथ पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से 6 महीने पुराना है। इसके लिए आपको एक अलग से शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस आशय की स्व घोषणा कि वह स्वयं और उसके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं। अब ये स्व घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसी वीडियो में आपको मैं नीचे दिखा दूंगा कि स्व घोषणा पत्र है उसका प्रारूप किस तरीके से होगा। तो उसी प्रारूप में आपको स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन जो पत्र है वो आपको जारी करना पड़ेगा कि आप और आपके जो पूर्वज हैं वो राजस्थान के मूल निवासी हैं, ताकि आप आरक्षण का लाभ इस भर्ती में ले सकें। विधवा की स्थिति में स्व घोषणा पत्र, यानी कि जो भी कैंडिडेट विधवा हो चुकी है तो पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर लगेगी। और अगर बाद में उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है तो मैंने बताना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब विधवा का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका लगने वाला है। और अगर आप डाइवोर्स हैं तो डाइवोर्स होने की स्थिति में विवाह विच्छेद की जो डिग्री की प्रमाणित प्रति होती है वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और आपने फिर से विवाह नहीं किया है इसका सत्यापन भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आप डाइवोर्स कैटेगरी का जो लाभ है वो ले सकें। संतान संबंधी स्व घोषणा, अब ये स्व घोषणा पत्र है वो आपको इसी वीडियो में मैं लास्ट में दिखा दूंगा किस तरीके से प्रारूप आपको तैयार करना है संतान संबंधी स्व घोषणा की आपकी कितनी संतान है। क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय आपने अगर मेरिट भरा था तो वहाँ पर आपने संतान का संख्या दी थी, आपको 1 संतान है या 2 संतान है, तो वो संतान का जो प्रारूप है स्व घोषणा पत्र वो आपको भर के जमा करवाना पड़ेगा। विवाह होने की स्थिति में आपने दहेज नहीं लिया है इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ये स्व घोषणा पत्र है, ये भी आपको इसका प्रारूप मैं आपको दिखा दूंगा। आपको इसी तरीके से ये टाइप करके स्व घोषणा यानी खुद से टाइप करके बाद में ये देना है कि हमने दहेज स्वीकार नहीं किया है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए है ये सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए है। राजकीय सेवा से नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा पत्र है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको नियमानुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा जो खेल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उनको ये लगाना है। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रमाण पत्र ये सभी के लिए नहीं है। जैसे भूतपूर्व सैनिक जो भी कैंडिडेट नहीं है उनको ये प्रमाण पत्र नहीं लगाने, सीधी सी बात है। जो आपके काम के हैं इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि अपन के काम का कौन सा है और अपन को कौन कौन सा सर्टिफिकेट इसमें चाहिए है। दिव्यांग श्रेणी यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड से एक निःशक्तता का सर्टिफिकेट जो है वो यानी फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है 40% से ज़्यादा का जो मतलब हैंडीकैप होता है उनको सभी को पता है कि वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र, यानी कि आप किसी भी तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं हैं, अगर नहीं है तो, और अगर आप लिप्त हैं तो आपराधिक प्रकरण होने पर FIR माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित आपको कोर्ट से ये लिखवाना पड़ेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाने जा रहे हैं। राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्म भरते समय एक यहाँ पर कॉलम दिया गया था, जो 2.5 लाख से कम जिनकी आय है उनको 100 रुपये की छूट का प्रावधान दिया गया था जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था रीट का उस समय। तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए की आय कम है इसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा।
देखिए आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना जिन भी कैंडिडेट ने भरी है उसके संबंध में एक सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपके गांव का सरपंच या फर्स्ट ग्रेड का जो व्याख्याता है आपका सरकारी स्कूल का, वहाँ से आपको ये 2.5 लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में जो स्व घोषणा पत्र है वो आपको जमा कराना पड़ेगा, यानी कि ये स्व घोषणा पत्र आपको नीचे मिल जाएगा इसी वीडियो में। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा, यानी लास्ट आपने कौन से कॉलेज में कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है उसके द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ से बनवा कर लाना पड़ेगा। तो ये टोटल देखिए इस तरीके से ये 43 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें चाहिए होंगे। अब ये सभी कैंडिडेट के लिए अलाउ नहीं है, जैसे भूतपूर्व सैनिक वाला ये सब के लिए नहीं है, विधवा वाला, तलाकशुदा वाला ये सभी के लिए नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों वाला सभी के लिए नहीं है। कहने का मतलब जिन कैंडिडेट को इतना तो समझ में आ गया है कि अपने काम का सर्टिफिकेट कौन सा है। अब देखिए अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, तो जो भी कैंडिडेट हैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं उनके द्वारा स्व सत्यापन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देखिए मैं बाद में आपका नाम आ जाएगा, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं या फिर पति हैं आपका, फिर उनका नाम आ जाएगा, उम्र आपकी, जाति कौन सी है, कहाँ के निवासी हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, ये आप सत्यापित करते हैं कि ये जो डिटेल है वो आपको देखने के बाद में अभ्यर्थी के जो हस्ताक्षर हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। स्व घोषणा पत्र की बार बार अभी अपन ने बात की थी इस वीडियो में, तो वो स्व घोषणा पत्र ये है। देखिए इस स्व घोषणा पत्र का जो प्रारूप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसी में भर के जमा करवा सकते हैं, वरना आप सेम प्रारूप है वो अलग टाइप करवा कर बाद में उसमें भर के भी आप जमा करवा सकते हैं। ये आपको प्रारूप स्व घोषणा पत्र का जमा करवाना पड़ेगा, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। देखिए इसमें साफ साफ से मेंशन कर रखा है, मैं स्वयं और मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं। तो अभी भी एक कॉलम में अपन ने बात की थी कि राजस्थान के मूल निवासी और आपके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो ये आपको स्व घोषणा पत्र वो देना पड़ेगा, तो ये प्रारूप आपको देना ही पड़ेगा। उक्त अभ्यर्थी अंतर्गत विधवा और जो तलाकशुदा अभ्यर्थी हैं वो कौन सी श्रेणी के आते हैं, उनका आवेदन क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट कौन सा है वो, और बाद में आज की डेट तक उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, ये स्व घोषणा पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। फॉर्म भरते समय अगर आपने मेरिट भरा था तो आपकी संतान कितनी थी, ये संतानों की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और 1/6/2002 के बाद में आपकी कितनी संतान है वो उनकी संख्या बढ़ने के बाद टोटल कितनी संतान है ये आपको भरनी पड़ेगी। अब जैसे जिन्होंने अनमेरिड भरा था तो उनको तो कोई डाउट मतलब दिक्कत ही नहीं है, इसमें ये संतान वाला कॉलम है वो आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। 1/6/2002 या इससे पूर्व जन्मा बालक दिव्यांग है तो उनके लिए ये है, प्रसव पश्चात किसी अन्य बालक को गोद लिया है तो उनके लिए है, यानी कहने का मतलब है कि ये सभी के लिए नहीं है। और दहेज वाला जो कॉलम है, जो भी मेरिट जिन्होंने भरा था, अभी अपन ने बात की थी दहेज नहीं लेने की स्थिति में स्व घोषणा पत्र, तो मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई है तथा नहीं लिया गया है, ये स्व घोषणा पत्र आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न ही दहेज लिया जाएगा, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे अविवाहित है उनको लिए कॉलम दूसरा है और विवाहित के लिए कॉलम पहला है। कहने का मतलब ये स्व घोषणा पत्र है ये आपको लगाना ही पड़ेगा, भले ही आपका विवाह हो या फिर विवाह नहीं हो, क्योंकि राजस्थान का मूल निवासी वाला ये कॉलम है वो भी आपको इसमें दे रखा है। तो ये स्व घोषणा पत्र है, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना और इसको अच्छे से भर के और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप जमा करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चाहिए, और वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी।